कुसुमपुर गांव की सरहद पर एक ऐसा खेत था जहां सूरज डूबने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर राघु अपने कंधे पर कदाल रखे घर वापस जा रहा था। मगर जैसे ही वो पीपल के पुराने दरख्त के करीब पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसने कुएं के अंदर से चूड़ियों की हल्की झनकार सुनी थी। राघव ने खौफजदा नजरों से इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। हवा तेजी से चलने लगी और पीपल के पत्ते अजीब आवाजें निकालने लगे। फिर एक बार फिर कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी और खौफनाक हंसी सुनाई दी। राघव के चेहरे पर खौफ वाज़ेह था, लेकिन उसने हिम्मत करके कुएं के करीब जाना शुरू कर दिया। राघु आहिस्ता आहिस्ता कुएं के किनारे पहुंचा और डरते हुए अंदर झांका। कुएं के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। पानी बिल्कुल साकित था, जैसे बरसों से उसमें कोई हरकत न हुई हो। ऊपर बिजली चमकी तो चंद लम्हों के लिए कुएं के अंदर का अंधेरा रोशन हुआ, मगर अगले ही लम्हे सब कुछ दोबारा स्याही में डूब गया। अचानक कुएं के पानी में हल्की हलचल पैदा हुई। राघु ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी पानी के अंदर दो सुर्ख चमकती आंखें नमूदार हुईं। वो आंखें मुसलसल राघु को घूर रही थीं। फिर कुएं के अंदर से काला धुआं उठने लगा और पूरा माहौल मजीद खौफनाक हो गया। चंद ही लम्हों बाद उस काले धुएं से एक लंबी खौफनाक परछाई बाहर निकली। उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर चेहरा मुकम्मल अंधेरे में छुपा हुआ था। राघु चीखने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही रुक गई। फिर उस परछाई ने अचानक राघु का गला पकड़ लिया। राघु पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पुरस्रार ताकत बहुत ज्यादा मजबूत थी। अगले ही लम्हे वो काली परछाई राघु को कुएं के अंदर घसीटने लगी। राघु का हाथ बाहर मदद मांगता रह गया। फिर अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। सुबह वहां सिर्फ उसकी पगड़ी पड़ी मिली। अगली सुबह पूरे गांव में खौफ फैल चुका था। पीपल के दरख्त के पास गांव वाले जमा थे और जमीन पर पड़ी राघव की पगड़ी को खौफ से देख रहे थे। राघव का छोटा भाई शामू अपनी आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ा था। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा कि ये खेत एक बुरी ताकत के कब्जे में है। शामू ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की और पंडित जी की तरफ देखकर बोला, मैं अपने भाई के साथ क्या हुआ ये जानकर रहूंगा। पंडित जी ने उसे बहुत समझाया कि रात के बाद उस खेत में जाना मौत को दावत देना है, मगर शामू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। शामू खेत की तरफ बढ़ रहा था और दूर खड़ा खौफनाक बजोका उसे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। उस बजोके के चेहरे पर मिट्टी का घड़ा था, जिस पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट बनी हुई थी। हवा के साथ उसके फटे कपड़े हिल रहे थे। रात के अंधेरे में शामू खेत के दरमियान बनी लकड़ी की मचान पर बैठ गया। उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी और करीब ही एक लालटीन जल रही थी। चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी और मकई के पत्ते खौफनाक सरसराहट पैदा कर रहे थे। शामू मुसलसल दूर खड़े बिजोके को देख रहा था। अचानक उसकी सांस रुक गई, क्योंकि जहां बिजोका खड़ा था वहां अब कुछ भी मौजूद नहीं था। शामू के माथे पर पसीना आ गया। उसने खौफजदा नजरों से पूरे खेत को देखना शुरू किया। चंद लम्हों बाद मकई के पत्तों के दरमियान किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता शामू के करीब आ रही थी। शामू ने कांपते हाथों से अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक धुंध के अंदर से वही बजोका जाहिर हुआ, मगर इस बार वो अपनी जगह खड़ा नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर चल रहा था। उसके घड़े वाले चेहरे पर बनी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। शामू खौफ से पीछे हटने लगा। बिजोका मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहा था। हवा तेज हो चुकी थी और पूरा खेत अजीब खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था। शामू को महसूस हो रहा था जैसे कोई शैतानी ताकत उसे घेर चुकी हो। अचानक बिजूके ने अपनी लंबी बाहें शामू की तरफ बढ़ाईं। शामू बुरी तरह घबरा गया
और पूरी ताकत से मचान से नीचे कूद गया। उसके कदम कांप रहे थे, मगर वो जान बचाने के लिए खेत के दरमियान बनी अपनी झोपड़ी की तरफ भागने लगा। शामू तेजी से खेतों के दरमियान भाग रहा था और पीछे बिजूके के कदमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। मकई के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे और धुंध हर लम्हे मजीद घनी होती जा रही थी। शामू ने झोपड़ी में दाखिल होकर फौरन दरवाजा बंद कर लिया। वो खौफ से दीवार के साथ लग गया। बाहर से जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हर दस्तक के साथ झोपड़ी की लकड़ियां कांप रही थीं। फिर अचानक दरवाजे की दरार से काला धुआं अंदर दाखिल होने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल गया। लालटेन की रोशनी मध्यम होने लगी और शामू खौफ से पीछे हटता गया। चंद लम्हों बाद वो काला धुआं एक इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। शामू ने हैरत से देखा कि उसके सामने राघु खड़ा था। शामू की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई की तरफ बढ़ने लगा। मगर अगले ही लम्हे राघु का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता उस खौफनाक बिजूके में तब्दील होने लगा। शामू खौफ से चीखता हुआ पीछे हट गया। अचानक वो बजोका जोर से शामू पर झपटा। उसी लम्हे लालटीन जमीन पर गिरकर बुझ गई और पूरी झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और खेत में सिर्फ शामू की खौफनाक चीख गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वाले खौफजदा हालत में पंडित जी के साथ उस खेत में पहुंचे। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। हर तरफ अजीब खामोशी फैली हुई थी। फिर अचानक एक गांव वाले की नजर खेत के दरमियान गई। वहां अब एक नहीं बल्कि 2 खौफनाक बिजोके खड़े थे। एक ने राघु के कपड़े पहने थे और दूसरे ने शामू के। ये मंजर देखकर सबके चेहरों पर खौफ फैल गया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और दोनों बजूके खामोशी से खेत के दरमियान खड़े थे। पीपल का दरख्त और पुराना कुआं अब पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खेत अब हमेशा के लिए शापित हो चुका हो। आज भी कुसुमपुर के लोग उस खेत के करीब जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त वहां चूड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं और धुंध के अंदर 2 बजोके आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते दिखाई देते हैं, क्योंकि जो भी उस शापित खेत में जाता है वो कभी वापस नहीं आता।